हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या बोल रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बोलिए। हो गई है। कनेक्ट कीजिए, करो अस्सलाम कनेक्ट। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा माइक नहीं चल रहा था एक्चुअली। आवाज आ रही है मेरी अभी सबको? यस सर। यस अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। वालेकुम सलाम। ये सर आवाज आ रही है। सर अटक अटक कर आ रही है। हाँ वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। पावर पॉइंट दिख रहा है आपको अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, आज मैं थोड़ा रीडिंग का काम कम करूंगा, अपना थोड़ा टाइम खराब हो गया ऑलरेडी। कल हम लोगों ने लास्ट कहाँ तक देख लिया था बेटा? सर न्यूटन न्यूलैंड के ऑक्टेव। न्यूलैंड न्यूलैंड लॉ ऑफ सोच के ये हल कल हम लोग लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन से सोच के। कल हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं ना। अब मैं एक यस जरा सर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको वापस से बता दूं, जो हमने कल पढ़ा उससे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लॉज आपको बताने, तो हमें न्यूलैंड का लॉ याद रखना है, हमें डॉबी रेनर का लॉ याद रखना है, ठीक है। फिर हमें याद रखना है कि इनके लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने कल लिमिटेशंस भी पढ़े थे, तो लिमिटेशन पता होना चाहिए पहली चीज। दूसरा हमें लॉ पता होना चाहिए, लॉ के जो भी स्टेटमेंट थे जो हम लोगों ने कल लिखे, ठीक है। फिर आपको याद होना चाहिए कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ा है, वो इंशाल्लाह आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, ओके सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोबल गैसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने आपको यस बता सर। दिया है।
हाँ यस सर। हाँ सर। अब जो है हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट डिस्कवरी अपनी कौन से ईयर में थी? 1866 में। हाँ अब हम लोग आ जाते हैं 1869 पे। ठीक है, जो नया पर्सन है उसका नाम है डिमिट्री मेंडेलीव। ठीक है, मेंडेलीव ने क्या किया था? तो सबसे पहले तो न्यूलैंड के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो सब फेल हो गए थे। फेल होने के बाद इस पर्सन ने अपनी नई थ्योरी लाया था और इसने भी सेम मैनर में अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज किया था। बट जब तक ये आया तब तक नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो इंक्रीज हो गए। हाँ सर। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होने का मतलब जो चैलेंज था वो डिमिट्री मेंडेलीव के पास बड़ा था, है ना। कल हमने देखा था डॉबी रिनर के पास थोड़े एलिमेंट थे, फिर डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुआ साइंस, और नई चीजें आई, राइट। और फिर मेंडेलीव के आते आते 56 एलिमेंट आ गए। ठीक है, फिर आप न्यूलैंड के पास आते आते एलिमेंट्स क्या हो गए? बढ़ गए, और वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ पर पहुंच गए? 56 पे। यस मेंडेलीव सर। पे हम आते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बढ़ जाएंगे अब। ठीक है, तो इसने भी क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। कल मैंने आपको एटॉमिक मास समझाया था, इट वाज, कोई बताएगा एटॉमिक मास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। शाबाश, इट वाज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इट इज नंबर ऑफ बस न्यूट्रॉन। न्यूटन। न्यूट्रॉन। तो मैंने आपको बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एटम के बिल्कुल एटम सेंटर के में। सेंटर में। उस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। है ना। एटम के लिए न्यूक्लियस असल में क्या है? इट इज अ ग्रुप। और किसका ग्रुप है? न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। प्रोटॉन का। ठीक है, इन्हीं के नंबर या एडिशन से हमें क्या मिलता है? एटॉमिक मास मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसने क्या पढ़ा था? इसने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी? तो फिजिकल का मतलब हो गया गैसेस है, लिक्विड है, सॉलिड है। ठीक है, तो फिजिकल बेसिकली अपीयरेंस के लिए बात चलती है जब भी, तो हम उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल, मतलब देखने पे ही जब आपको समझ में आ जाए। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी जो इसने स्टडी किया दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब किस तरीके से एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे थे। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद क्या नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इसने दो चीजों को फिक्स किया, एक तो हाइड्रोजन का सिलेक्शन किया और दूसरा सिलेक्शन इसने किसका किया? ऑक्सीजन का। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। केमिकल प्रॉपर्टी किसके रेफरेंस में पढ़ी उसने? हर एलिमेंट को किससे रिएक्ट किया? विथ हाइड्रोजन, विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यहाँ तक मेरी बात ऑक्सीजन। सबको क्लियर आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर। तो अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हो गए बेटा? हो गए टोटल 63 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ही वाज फॉर्म दैट अरेंजिंग एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उन्हें समझने के लिए उसने दो एलिमेंट का पिकअप किया जो मैं आपको समझा चुका हूँ। एक तो क्या था? हाइड्रोजन, और दूसरा कौन सा था? ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम लोग ऐसे मान लेते हैं ये कार्ड है और उस कार्ड के ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होगी ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो H इज फॉर हाइड्रोजन एंड O इज फॉर व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, उसने क्या किया? एक एलिमेंट उठाया और उसको किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ, और चेक हाइड्रोजन। कंपाउंड क्या बना। ओके, वापस से सेम एलिमेंट को उठाया और किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ, और वापस से उसने चेक किया कि उसके कंपाउंड क्या बने। ठीक है, अब हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को ही क्यों सेलेक्ट किया? रीजन ये था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहे थे? कंबाइन हो रहे थे। कल देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि नोबल गैसेस नाम की गैसेस हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होती। नहीं होती। क्या नोबल गैसेस को वो पकड़ के यूज करता? नो सर, नहीं, नो क्यों? सर। क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होता। कोई रिएक्शन ही नहीं करता। तो उसने क्या किया? उसने बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, और रिएक्टिव एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद उसने चेक किया कि कंपाउंड्स क्या बन रहे थे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दें आप, तो आपके पास क्या बन सकता है? CO बन सकता है, CO। 2 बन सकता है, बराबर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस तरीके से उसने क्या किया? रिएक्शंस लिए। ठीक है, अब रिएक्शंस में उसने किसको सेलेक्ट किया? उसने सेलेक्ट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे। रिएक्टिव होते हैं। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और फाउंड इजीली। आई बात समझ में? इन दो रीजन की वजह से उसने किसको इस्तेमाल किया? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। और फिर उसने क्या किया? उसने स्टडी किया कि फॉर्म्स अ कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और जो भी उसके पास एलिमेंट बना उनकी प्रॉपर्टीज उसने एक कार्ड पे लिखी। जैसे मैंने आपके सामने एक कार्ड यहाँ पर बनाया हुआ है। सबको ये बात समझ में आ गई? हम सब। ठीक है,
अब Yes, मान sir. लीजिए उसके पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए और इन सारे एलिमेंट्स के जो कार्ड्स थे उसने एक वॉल के ऊपर क्या कर दिया, स्टिक कर दिए। स्टिक, सॉरी किसी ने कुछ बोला नहीं? ठीक है, तो उसने कार्ड्स ले लिए और कार्ड्स के ऊपर क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिख कर रख दिया। ठीक है, जब उसने इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को वॉल के ऊपर चेक किया तो उसने नोटिस किया कि इन सब के अंदर एक पैटर्न है ना? कल मैंने आपको समझाया था पैटर्न देखना था। तो उसने देखा इन सब के अंदर क्या है, एक पैटर्न है और हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसी दूसरे एलिमेंट से किसी तरीके से क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। उसने सारे एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, मैच कर रही थी, उनको उसने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया और वो ऑर्डर इस तरीके से था। अब आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि देखिए मैंने एक सेम कलर लिया है फॉर दोज एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मतलब हम रेफरेंस के लिए ये समझ सकते हैं कि जितने भी ग्रीन वाले हैं उन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। जितने भी ऑरेंज वाले हैं उन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसने इस अरेंजमेंट के अंदर ग्रुप्स बनाए। सर हाँ बेटा, खाली साइड के मतलब सेम जैसे होंगे, साइड साइड के लेटरल, साइड साइड के मतलब जैसे आपने बोला यहाँ पे रेड सेम वो होंगे, रेड सेम ये और ग्रीन सेम। ये खाली एक रेफरेंस है, मतलब ऐसी खाली समझने के लिए है ना? उसने जितने भी अच्छा। सेम एलिमेंट थे उसको एक लाइन में अरेंज कर दिया ऊपर से लेके नीचे तक। कल भी हमने वही देखा था ना, कल हमने देखा था हाँ यस ऑक्टेव सर। के अंदर भी क्या हुआ था, जितने भी एक कॉलम में आ रहे थे उन सब की प्रॉपर्टीज क्या कर रही थी, मैच कर रही थी, मैच है ना? और ऐसे ही होता है, अगर आप एक ग्रुप में बात कर लें ऊपर से लेके नीचे तक आ जाए तो इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। इज इट क्लियर? तो इसने हाँ अरेंजमेंट यस में सर। क्या किया, एक तो ग्रुप बनाया और एक क्या बनाया, पीरियड। अब ग्रुप का क्या मतलब हो गया, ग्रुप जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप। और पीरियड्स का मतलब होता है जब हम लोग लेफ्ट से राइट देख रहे हैं। Yes, sir. आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, ये पीरियड्स हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ये याद रखिएगा आप। क्या सबको इतना समझ में आ गया? Yes. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इंपॉर्टेंट काम इसने क्या किया, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके लिए उसने खाली स्पेसेस छोड़ दिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खाली स्पेसेस है। हाँ सर। क्यों लीव कर दिया? हाँ, yes. क्योंकि उसने सोचा कि यहाँ पर ना अभी कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे। समझ में आई बात? और उन एलिमेंट्स के लिए उसने क्या किया, एम्प्टी स्पेसेस रख दिए। मैंने उसे समझाने के लिए क्या किया है, क्वेश्चन मार्क्स बना दिए। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए ये बहुत बड़ा काम है। उस टाइम तक के जितने भी साइंटिस्ट थे वो लोग उन एलिमेंट्स को ही नहीं प्रॉपरली अरेंज कर पा रहे थे जो मिल चुके थे, जो डिस्कवर्ड थे, बराबर। मेंडलीव ने क्या कर दिया, उन एलिमेंट्स को भी अरेंज करके चला गया। उसने बोला एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, और उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, ये वाले ग्रुप से। ये दो एलिमेंट यहाँ आएंगे, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, इस ग्रुप से। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो किसने बताया, मेंडलीव ने। ठीक है, स्टेटमेंट है एम्प्टी स्पेसेस इन द टेबल वर लेफ्ट फॉर द अननोन एलिमेंट्स, किसका किससे मैच करेंगे? सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे अगर अपन नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 वाली लाइन में आने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ओके, Yes, sir. तो अननोन एलिमेंट्स की Okay. प्रॉपर्टी भी उसने बोला कि वो मैच करेगी किसी ना किसी रिस्पेक्टिव ग्रुप से। इज इट क्लियर? ये इसका एक अचीवमेंट है। आगे ये तो बता दिया कि एलिमेंट आएंगे, साथ में उसने ये भी बताया कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो थोड़े टाइम बाद क्या होती है, रीअकर होती है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम बाद। रीअकर होना मतलब क्या, जैसे मान लो आप देखा कि ये ऑरेंज वाला कार्ड है, इस पे मैं नाम लिख देता हूँ ए, फिर बहुत टाइम बाद एक दूसरा एलिमेंट मिला, लेटेस्ट से उसका डी नाम रख देते हैं उस पे, तो ए की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, डी से मैच कर रही है। इसका मतलब जब एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज करना शुरू किया तो ये नोटिस किया गया कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या करती है, रिपीट होती है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? किसी को इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ये हटा देता हूँ मैं। आप लोगों ने ये वाला पार्ट लिख दिए, ग्रुप और पीरियड वाला? नहीं लिखे हैं तो बेटा कहीं पर शॉर्टकट में आप लोग लिख लें, है ना? कल मैंने आपको समझाया था, एक पेन एक बुक लेके बैठिए। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उसका अरेंजमेंट एक्चुअल में ऐसा था जो आप लोग अभी देख रहे हैं। ये टेबल है जो किसने डिस्कवर की है, मेंडलीव ने। ठीक है, तो मैं हमें क्या समझना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से उसी को देखिए। आपके पास टेक्स्ट बुक है सामने? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में बिल्कुल इसका रिप्लिका एक है, मैंने ट्राई किया है सेम उसी की तरह बनाने के लिए। वहां पर कलर्स अच्छे यूज हुए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। तो आप देखेंगे ग्रुप 1 जो है उसके अंदर डैश है और नीचे लिखा है क्या, R2O लिखा है क्या?
हाँ यस मैं यस आपको सर एक एग्जांपल से आप समझा दूं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इस ग्रुप में, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको ऊपर से लेके नीचे तक, इस ग्रुप में किसी भी एलिमेंट को अगर हम पकड़ें, जैसे मान लो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन से कैसे कंबाइन होगा, तो हाइड्रोजन हमेशा H2O बनाता है। समझ में आया? तो उसको शॉर्टकट में कैसे लिखा है, R2O। तो R किसके लिए है, वो सारे एलिमेंट जो इस लाइन में आने वाले हैं। समझ में आया? अगर मान लीजिए लिथियम Li ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो कैसा बनाएगा, Li2। Na2O शाबाश। और अगर हम लोग एक Na2O वेरी गुड Na2, Na2O यहाँ तक समझ में आया? यस हाँ, सर तो इस ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ हमेशा कैसे कंबाइन होंगे, Na2 फिर O बनाएंगे, मतलब एलिमेंट 2 होंगे और एक ऑक्सीजन का क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। सबको ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? यस नो डाउट नो सर ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो अपन रैंडमली एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल है। क्या आपको ये दिख रहा है? यस ये है R2O5 बराबर। क्या लिखा हुआ है, O5 R2O5 लिखा हुआ है। तो अगर R2O5 लिखा हुआ है इसका मतलब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ, जैसे मान लो अपन किसको कंबाइन कर दें, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कैसा ग्रुप बनाएगा, N2। N2O5 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 सबको समझ में आ गया? यस डाउट तो नहीं है? यस सर No sir को बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है। समझा? तो एक लाइन जो है ना, नीचे वाली लाइन, उसमें आप देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिवोटेड है, ऑक्सीजन के लिए। देखिए सबने, ठीक है? अच्छा, यस सर दूसरी जो लाइन आपको ऊपर दिख रही है जिसके अंदर स्टार्टिंग में ब्लैंक है हाँ सर यस सर है ना, और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे वहां पर हाइड्रोजन आ जा रहा है हाँ आ है रहे ना, सर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ऊपर वाली लाइन वो किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, और जो नीचे वाली लाइन है वो किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। यहाँ तक समझा? यस सर हाँ सर अब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ कैसे कंबाइन होंगे, एक एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 4 चार बराबर। इसका मतलब कार्बन कैसा कंपाउंड बनाएगा, CH4 CH4 क्या सबको समझ में आ गया? यस सर यस सर ओके, तो ये है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी ठीक है। अब क्या मतलब हो गया केमिकल प्रॉपर्टी का, कि जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में आते हैं उन सबका ऑक्सीजन का कंपाउंड हमेशा एक जैसा दिखेगा। समझ में आई बात? जैसे अगर मैं हाँ, तुमसे सर। पूछूंगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन वाला कंपाउंड कैसे दिखेगा, उसको आप H2 बोलेंगे H2 और सीजियम अगर रिएक्ट होगा तो भी कैसा दिखेगा, CH2। CH2 इसका मतलब इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर गई, मैच हो गई, मैच हो गई सेम है वो। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? यस यस सर यस सर ठीक है। यस सर और अगर हम इस ग्रुप की बात कर लें तो कार्बन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट हो रहा है, 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन अब अगर अपन H4 नीचे आ जाए, जेड का मतलब होता है जर्कोनियम। तो जर्कोनियम भी कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, 4 तो मतलब इस ग्रुप के अंदर है ना, ऊपर से नीचे जब हम देखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रुप। ग्रुप तो एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर सर नो सर जी हाँ बेटा बोलो। सर अगर यहाँ पे जैसे आपने एग्जांपल दिया RH हो R जो है H है, वो अगर वो R की जगह पे O ही रहा उसके बाजू में भी O हुआ तो कैसा होगा सर? वो नहीं बेटा, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेंडलीव ने क्या पढ़ा। समझ में आया? मेंडलीव ने क्या पढ़ा, तो मैंने आपको बोला केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। कैसी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, तो उसने ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है कि उसने देखा कि एक ऑक्सीजन के साथ कितने एलिमेंट कंबाइन होते हैं। अब तुम जो बोल रहे हो कि सर R O और एक और O आ जाएगा, ऐसा पूछ रहे हो ना? नहीं सर वैसा नहीं, R की जगह पे O ही R जो है उसके जगह पे कोई और एलिमेंट रहे। हाँ जैसे यहाँ पे लिथियम हो और वो लिथियम ना हो, वहाँ पे ऑक्सीजन हो और उसके बाजू में एक और ऑक्सीजन हो। लिथियम और उसके बाजू में ऑक्सीजन और उसके बाजू में एक और नहीं ऑक्सीजन। नहीं नहीं सर, मतलब है ना यहाँ पे R जैसे आप यहाँ पे R एग्जाम्पल सर मतलब वो जो एलिमेंट है उसी वो ऑक्सीजन ही लेंगे जो एलिमेंट ऑक्सीजन वैसा, हाँ डबल ऑक्सीजन हाँ, लेकिन बेटा इस लाइन में कहीं आपको दूसरा ऑक्सीजन दिख रहा है क्या?
नहीं सर। नहीं दिख रहा है। सर इधर O16 दिख रहा है नहीं मुझे। नहीं, इधर है क्या? इधर नहीं सर नहीं, जितने भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उधर है क्या? नहीं है ना। तो नहीं। मतलब ये वाले ग्रुप में अगर अपने को कंपाउंड की बात करनी है तो हमेशा कैसा दिखेगा? एक एलिमेंट होगा, ये तो K2O हो जाएगा। समझ में आया? Rb2O हो जाएगा। तो उसने इस तरीके से अरेंज किया है। अब यहाँ दिखता है अपने को ऑक्सीजन, देखो ये रहा, हाँ सर। है ना। और ऑक्सीजन हाँ किसके साथ सर। कंबाइन होने का बोल रहा है वो? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ। तो अगर कंबाइन होगा तो आपको पता है ओजोन बनता है एक चीज, हाँ सर। है ना। हाँ सर। बहुत सारे हाँ, कंपाउंड्स हैं यहाँ पर, तो हर चीज बन सकती है। समझ में आ गया किस तरीके से बनाना रहेगा? आर की जगह पे अपन किसको पुट कर देंगे? ग्रुप में आने वाले एलिमेंट को, और उसके बाजू में जो भी फॉर्मूला है। समझ में आ गई बात बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो अब पहला सर वो क्वेश्चन, पॉइंट सर उसकी समझाइए ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या रिलेट है इससे? हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर अपने को नहीं समझ में आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने पे समझ में आती है। और उसने उस टाइम पे चेक किया होगा कि एक ग्रुप में, जैसे यहाँ पर उसने चेक किया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों एलिमेंट्स को देखे या इन एलिमेंट्स को देखे वो एक लाइन में, तो उनकी स्टेट उसने समझी होगी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। समझ में आया? वो कहलाती है यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब यस अपियरेंस। सर। ओके, हाँ कौन सर सा वो पॉइंट पॉइंट वापस समझाया समझाओ? ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रीअकर आफ्टर अ सर्टेन व्हाइल। हाँ, अब वो बोल रहा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद क्या होती है? रीअकर होती है। इसका मतलब क्या? देखिए हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी किसकी है? लिथियम की है। जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वो सेम प्रॉपर्टी किसकी मिलेगी? सोडियम की। सोडियम। अब पर्टिकुलर इंटरवल बाद रिपीट होना मतलब क्या? जैसे मान लो आप इसको 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऊपर नंबर्स दिखे ना, तो 8 एलिमेंट के बाद फिर Yes, वापस sir. से देखा तो प्रॉपर्टी क्या की? रिपीट की। तो इसको बोला जाएगा एक पर्टिकुलर इंटरवल। आया समझ में अंजला? यस सर। चलो आगे बढ़े अभी। सर वापस से समझाइए ना। एक थोड़े टाइम बाद प्रॉपर्टी क्या करती है? रिपीट करती है। जैसे इस ग्रुप के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, इन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो इसको बोला जाएगा एक पर्टिकुलर इंटरवल। ओके, यस सर। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे कि देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल, इन सम ऑफ दीज प्लेसेस द एटॉमिक मास आर सीन टू बी प्रेडिक्टेड। मतलब क्या? मतलब मेंडलीव ने कुछ जगहों पर एटॉमिक मास बता दिया था कि यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा। प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या होता है? अज्यूम करना। अज्यूम करना, अंदाजा लगा लेना। ठीक है, तो उसने अंदाजा लगा लिया था कि सर्टेन टाइम बाद एक नया एलिमेंट आएगा और उसका एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 ऑफ दीज प्रेडिक्टेड एटॉमिक मासेस। आपको क्या बताना है? ऐसे 3 एटॉमिक मासेस बताना है जो आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहे हैं। तो दिखते हैं क्या आपको ऐसी कोई चीज यहाँ पर सामने? YT is equals to 88. IT इज इक्वल टू 88। किसी को दिखाइए। Sir, DI is equals to 138. लेकिन बेटा यहाँ पर तो उसने नाम भी बता दिया ना। अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है? अपने से क्वेश्चन पूछा है वो एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा हुआ है, दिख रहा है? In some of these places the atomic mass are seen to be predicted. At least 3 of these elements. समझ में आया? मतलब Sir, group third में हाँ, मैं 44. हाईलाइट कर देता हूँ। 44. ये दिख Group रहा है? third. यहाँ नाम Yes, नहीं sir. लिखा हुआ है लेकिन एटॉमिक मास दिया हुआ है 68। फिर सेकंड लास्ट में 78 ग्रुप 72. 4 में 72। 100। आपको दिख गए? 100। तो इधर 100 ग्रुप्स हाँ सेकंड शाबाश, लास्ट। सबने कर सर लिया। नाइन्थ वाले यस। एलिमेंट, सर ग्रुप 1 में जो नाइन्थ वाले उस पे कोई मास ही नहीं दिया है। कौन सा वाला? नाइन्थ वन। 9th वन, ये वाला ना? हाँ सर। ग्रुप 1 में ये वाला ना? यस सर। हाँ, तो ये एलिमेंट प्रेडिक्ट ही नहीं हुआ होगा। जो मैंने बोला था ना कि उसने खाली स्पेसेस छोड़ दिए थे उन एलिमेंट्स के लिए जो बाद में डिस्कवर हो। ओके, क्लियर है सबको ये? यस यस सर। सर। आपके पेज नंबर 19 पे पहला क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको कराया। ठीक है, टॉप पे लिखा है थिंक अबाउट इट। मिला? यस हाँ सर। सर। यस सर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द नेम्स ऑफ सम एलिमेंट। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? जिसकी श्योरिटी नहीं हो। इफ समवन इज नॉट श्योर अबाउट समथिंग तो वो बोलता है वो क्या है? अनसर्टेन है। और अगर किसी चीज के लिए वो अगर श्योर है तो हम बोलते हैं सर्टेनली। आई बात समझ में? सर्टेनली।
हाँ, तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द नेम्स ऑफ द एलिमेंट अ क्वेश्चन मार्क इज इंडिकेटेड बिफोर द सिंबल इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर सच सिंबल्स। ठीक है, तो अपने को बताना है कि नाम के बारे में नहीं पता था, तो कुछ एलिमेंट के नाम के आगे उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दिखा ये? यस सर। यस सर। हाँ सर। खाली आपको ये एलिमेंट्स बताने हैं कि वो वाले उधर भी नीचे। हाँ, उधर नीचे भी है, ऊपर भी है, ER is equals to वाई टी भी है। दिख रहा है ना सबको? यस L सर। is equals to 180. इज इट क्लियर? यस सर। तो ये Yes, है sir. आपका दूसरा क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट का। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। Yes, sir. बढ़े आगे अब हम लोग। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। अब जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या स्टेट करता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है विच रिपीट आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल। जो चीज रिपीट होती है, जैसे अपने स्कूल के लेक्चर्स को लेक्चर नहीं बुलाया था, हम लोग क्या बोलते हैं, वो पीरियड है। क्यों? क्योंकि हर रोज वो चीज क्या होती है, सर हर रोज रिपीट होती है। आई बात समझ में? तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, वो चीज जो एक पर्टिकुलर इंटरवल बाद क्या हो, रिपीट हो, पर्टिकुलर इंटरवल। ठीक है, आगे लिखा है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस पर। अपन ने कितने सारे साइंटिस्ट पढ़ लिए, सबने क्या बोला कि हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक मासेस पर। Atomic masses. डिपेंड करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. So, अब बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस पे आएगा वो क्या है कि मेरिट्स क्या है। मेरिट्स का मतलब होता है व्हाट आर द बेनिफिट्स। ओके, प्लीज किसी का ना माइक ऑन है और मेरी आवाज फिर से आज इको हो रही है। जब रिक्वायर है ना तभी आप ओपन कीजिए माइक को बात करने के लिए प्लीज। ओके, है ना? सॉरी, वो मेरे को डिस्टरबेंस होता है पढ़ाने में फिर, और दूसरे बच्चे आई डोंट नो उनको भी परेशान हो रहे होंगे शायद। अब देखिए क्या लिखा है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेरिट्स का मतलब हो गया, मैंने कहा फायदे क्या थे इसके। ठीक है, तो सबसे पहला है कि एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट वर रिवाइज्ड। रिवाइज हो जाना मतलब क्या है, मतलब गलत था वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस मास जो है बेरिलियम का, है ना, दिस इज एग्जांपल फॉर बेरिलियम। बेरिलियम का जो प्रीवियस मास था दैट वाज 14.09 और उसको रिवाइज कर दिया गया, मतलब उसको करेक्ट कर दिया गया, और वो नया एटॉमिक मास जो है वो कितना मिल गया होगा, 9.4। कैसे कर दिया सर, उसको कैसे पता चला? बेटा ये अपने को नहीं पता। ठीक है, अपने को खाली पढ़ना है कि इसके फायदे क्या थे। आई बात समझ में? तो पहला फायदा क्या था कि बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या हो गया था, रिवाइज हो गया था। पहला पॉइंट जो हम लोग याद रखेंगे। दूसरा बेनिफिट इसका क्या था कि मेंडलीव ने कुछ प्लेसेस जो थे वो क्या छोड़ दिए थे, वैकेंट। वैकेंट जो है इसका मतलब होता है एम्प्टी, खाली स्पेस। एम्प्टी। एम्प्टी, खाली। जैसे अपन बोलते हैं ना वैकेंसी है क्या, वैकेंसी मतलब वहां कोई खाली जगह है क्या। ओके, तो मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड। बहुत बड़ी बात है ये, जो एलिमेंट अभी तक मिले ही नहीं उनके लिए उसने बता दिया कि यहाँ पर हम जगह खाली छोड़ देते हैं। कौन थे वो एलिमेंट? इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। ये नाम थे जो मेंडलीव ने दिए, और उसने बोला एक एलिमेंट आएगा जो बोरॉन जैसा होगा, एक एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, एल्यूमिनियम से, और एक ऐसा आएगा जिसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, सिलिकॉन से। सिलिकॉन। तो ये एलिमेंट्स के नाम उसने क्या दिए, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। और लकीली पता है बाद में क्या हुआ, बहुत सारे एलिमेंट जब डिस्कवर हुए तो जो एलिमेंट्स वो प्रेडिक्ट करके गया था वो एलिमेंट्स हूबहू वैसे ही डिस्कवर हुए, और नए नाम उनके जो हुए वो क्या थे, स्कैंडियम, गैलियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है ना, ये अपने को याद होने चाहिए। ये मैच द पेयर के लिए आ सकता है, आता भी है। ओके, अच्छा आपको कहाँ दिखेगा ये, पेज नंबर 19 पे आप देखेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मिल गया सर। मिल गया ना सबको? हाँ सर। अंडरलाइन कर लो बेटा उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा फायदा क्या था, मेंडलीव क्रिएटेड जीरो ग्रुप। क्या बनाया उसने, एक जीरो ग्रुप बनाया। जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच द नोबल गैसेस वर फिटेड, है ना। न्यूलैंड क्या नहीं कर पाया था, नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं लीव कर पाया था, लेकिन मेंडलीव ने किसके लिए जगह लीव कर गया, नोबल गैसेस की जगह। नोबल गैसेस के लिए। कल हम लोगों ने नोबल गैसेस पढ़ी थी, कौन सी,
हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, Helium, neon, और argon, krypton, xenon, radium. जियॉन, रेंडॉन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्रिप्टॉन। हाँ, इन एलिमेंट्स के लिए उसने क्या किया था, प्लेसेस लीव कर दिया था, और उस ग्रुप का नाम उसने क्या दिया था, जीरो। जीरो क्यों बोला? बिकॉज इन सारे एलिमेंट की वैलेंसी इज व्हाट, Zero. और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? Combine करना. कंबाइन करना बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आइटम्स जो डोनेट करते हैं। शाबाश। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे टेक या तो इन एक्सेप्ट होंगे? केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन के लिए कितने डोनेट होंगे या एक्सेप्ट होंगे? तो अब बताओ, क्या हीलियम, नियॉन, आर्गन कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। नो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। ये उन एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है। आ गई बात समझ में सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके डीमेरिट्स, फायदे पढ़ लिए हम लोगों ने, 3 फायदे पढ़े। पहला फायदा क्या था? सारे एलिमेंट्स को उसने क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था, और बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था उसको उसने क्या कर दिया था, रिवाइज कर दिया रिवाइज। था। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? जो उसने स्पेसेस छोड़े हुए थे पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट which were not डिस्कवर्ड। discovered, है ना? उन एलिमेंट्स के लिए वैकेंट स्पेसेस छोड़ा था which were not discovered। कौन से एलिमेंट थे? इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका गैलियम। ठीक है, फिर वो सारे एलिमेंट क्या हुए, डिस्कवर हुए, और उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या कर गई, मैच कर गई। ये था। मैच कर गए। तीसरा हमने पढ़ा कि ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बनाकर, मतलब जगह बनाकर गया था जीरो ग्रुप की। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब डीमेरिट्स पे बढ़ते हैं कि नुकसान क्या है ना। तो क्योंकि ये प्रिमिटिव है, मतलब बहुत अर्ली स्टेजेस पे था, बहुत सारे फायदे थे, कुछ नुकसान हमेशा वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये टेबल बिल्कुल फेलियर थी, क्योंकि यही वो पहला पर्सन है जिसकी वजह से आज तक का क्लासिफिकेशन चल रहा है। समझ में आया? अब थोड़ी मोड़ी जो खामियां थी वो क्या थी वो पढ़ लेते हैं। तो पहला ये है कि एटॉमिक मासेस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इज सेम। कोबाल्ट का और निकल का एटॉमिक मास क्या है, सेम है। देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंसेस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा था कि इनको कहाँ रखा जाए, किसको, कोबाल्ट को और एंड निकल को, है ना? जैसे आप देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया है, दोनों का एटॉमिक मास कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर? 59 दिख रहा है। 59। तो देयर वाज एन एम्बिग्यूटी, मतलब कंफ्यूजन था कि इनको कहाँ पर प्लेस किया जाए। ठीक है, और हमने देखा बिकॉज इनका एटॉमिक मास क्या था, सेम है, इसलिए इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, एक ही जगह पर होनी चाहिए, एक ही जगह पर, है ना? तो लोगों के पास खुली तौर पे ये था कि वो लोग उसको या तो यहाँ रख सकते थे या तो कहीं और रख सकते थे। इज इट क्लियर? ये पहला प्रॉब्लम। देखिए मेंडलीव में भी, सॉरी, न्यूलैंड में भी हमने ये पढ़ा था कि दो एलिमेंट को एक बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। अगर आपने दो एलिमेंट्स को एक बॉक्स में रख दिया मिस्टेक हो जाएगी, राइट? यस सर। केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा। शाबाश। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है मैच ना करे। ठीक है, दूसरा क्या था वो देख लेते हैं। सॉरी, दूसरा ये था कि उस टाइम तक आइसोटोप्स क्या हो गए थे, डिस्कवर हो गए थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है, दिख रहा है सबको? आगे बढ़ जा रहा है, एक मिनट। देखिए यहाँ पर मैंने उसका डेफिनेशन लिखा है, आइसोटोप्स आर एटम्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या क्या सेम होता है? प्रोटॉन सेम होगा और इलेक्ट्रॉन सेम होगा। देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ भी प्रोटॉन कितना है, एक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन कितना है, एक है। बट क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहले वाले में न्यूट्रॉन कितना दिखता है? कुछ भी नहीं। दूसरे वाले में कितना दिखता है? एक। और तीसरे वाले में कितने दिख रहे हैं? दो। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो एटॉमिक मास भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा कौन सा वाला देखते हैं जिसका एटॉमिक मास कितना है? 1 है। हम हमेशा इसकी ही बात करते हैं। अभी हम लोगों को पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज भी है क्या। ठीक है, बट वो चीज डिस्कवर हो गई थी और इन्हीं को क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स। ठीक है, नाउ लिखा क्या है? आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल एज आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। ठीक है, अब कोई अच्छा बच्चा मुझे बताएगा कि अगर एक ग्रुप में आती है कोई भी चीजें, अगर सेम ग्रुप में आती हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है?
सेम 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 होती है। सबको समझ में आया? अच्छा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि एक ग्रुप में इसलिए आएगी बिकॉज एटॉमिक मास जो है वो, सॉरी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। सेम है। लेकिन एटॉमिक मासेस क्या है? अलग अलग है। हाँ और सर। अगर एटॉमिक मास अलग अलग है, इसका मतलब पोजीशन एक ग्रुप में नहीं आ सकती, वो किसी दूसरे ग्रुप में भी तो हो सकता है, बराबर ना? जैसे एटॉमिक मास 1 वाला यहाँ आया तो 2 वाला यहाँ आएगा। Yes, sir. तो आइसोटोप्स के साथ प्रॉब्लम क्या आया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। मतलब 1 वाले की और 2 वाले की, जैसे आप देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये कितना दिया हुआ है? 2 दिया है। इन दोनों का एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। क्या उन्हें एक सेम है। बॉक्स, तो उसे उस टाइम पे ये नहीं समझ में आया कि इसे एक बॉक्स में रखना चाहिए या 2 बॉक्सेस में? अलग अलग बॉक्स। समझ में आया? तो ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं वो किसके अंदर था? मेंडेलीव के अंदर। लेकिन देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम बाद, मतलब उसके प्रेजेंस में नहीं, उसके बाद में हो सकता है कि एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो क्या थे? आइसोटोप्स थे। क्या किसी को पता है आइसोटोप्स का इस्तेमाल क्यों होता है? सर रिएक्टेंट्स या किसी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, एक आंसर आया है। सर कोई मेटल अगर कहीं से फ्लैट नहीं रहता है तो आइसोटोप शायद उसको डिटेक्ट करता है। क्या आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट पता है? यस सर। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहां पर क्या हो? न्यूक्लियर रिएक्शंस हो। ठीक है, वैसे ही आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। देखिए जब एस्केवेशन होता है, एस्केवेशन समझते हैं आप लोग? जो एस्केवेटर्स होते हैं वो डिस्कवरी करते हैं और चीजें खोदते हैं ग्राउंड के अंदर, प्रिमिटिव चीजें निकालते हैं, पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी। तो उन्हें कैसे पता चलता है कि कितने, हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्हें कैसे पता चलता है कि कितने साल पुरानी वो चीज है? सर कार्बन डेटिंग मेथड से। शाबाश, वो कार्बन डेटिंग की मदद से उसका पता लगाते हैं। और कार्बन जो इस्तेमाल होता है वो असल में क्या होता है? इट इज अ आइसोटोप ऑफ कार्बन। नॉर्मल कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। जैसे जैसे कार्बन पुराना होता जाता है तो कार्बन का एटॉमिक मास जो है ना वो बढ़ता है। ठीक है, एटॉमिक मास बढ़ता है, इसका मतलब वहां पर क्या बढ़ गया होगा? न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। हाँ, तो दैट इज नॉर्मली C14, कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब उसका एटॉमिक मास कितना होगा? 14 होगा। ये आप लोगों ना लास्ट ईयर में था, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था इसके बारे में। ओके, कार्बन डेटिंग मेथड आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है। सर आइसोटोप्स के बारे में भी काफी कुछ था। हाँ, लास्ट ईयर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है अपने पास तीसरा पॉइंट, द राइज ऑफ एटॉमिक मासेस डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। अब देखो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। यूनिफॉर्मिटी नहीं मतलब क्या? पहले कितना नंबर दिख रहा है? 1, फिर कितना आ गया? 9 पॉइंट है ना, इस तरीके से। फिर 11 हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर ना कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये क्या होता जा रहा है? ऊपर नीचे कैसे भी होता जा रहा है। तो क्या ये याद रखना आसान होगा? नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 हेवी एलिमेंट्स। समझ में आया? तो वो लोग ये नहीं बता पा रहे थे कि मान लो कि यहाँ पर आज तो बेरिलियम है और बेरिलियम के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है? बोरॉन है। लेकिन होता है कि फ्यूचर में और एलिमेंट्स आए और इसके बीच में भी 4-5 एलिमेंट हो सकते हैं। हाँ, बट ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता था कि यहाँ पर कोई फिक्स ऑर्डर चल रहा है क्या। एलिमेंट्स का जो मास है वो रैंडमली क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर गैस नहीं कर सकते थे। ये भी इसका एक क्या था? लूप होल था। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है प्रॉब्लम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी 2 चीजों से मैच करती है। एक तो हेलोजेंस है। ठीक है, हेलोजेंस का मतलब होता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, और दूसरे हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स कौन हो गए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स। ठीक है, हेलोजेंस कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, और अल्कली मेटल्स कौन है? तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। ठीक है, फिर रुबीडियम है, सीजियम है, और भी हैं। सर हेलोजेंस मतलब जो एलिमेंट से सॉल्ट बनता है वो ना? हाँ, ठीक है, सबको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके,
तो अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन की पोजीशन किस, सॉरी, जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच की, हेलोजन से भी मैच की और अल्कली मेटल से भी मैच की। अब देखिए जो अरेंजमेंट आपके पास लिखा है सामने, हेलोजन्स यहाँ पर आ रहे हैं, दिख रहा है, हाँ सर। यस और सर। अल्कली मेटल यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, हाँ। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को कहाँ रखा जा सकता था, यहाँ पर भी रख सकते थे और यहाँ पर भी रख सकते थे। क्यों? क्योंकि हाँ अगर कोई भी एलिमेंट एक ग्रुप में आता है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, मैच करती हैं। मैच करती है। तो बिकॉज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से मैच करती है तो उसको यहाँ भी रखा जा सकता है और यहाँ भी रखा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करना उस टाइम पे क्या था, एक डिफिकल्टी थी। लेकिन आज के टाइम पे सारे साइंटिस्ट ने ओपनली ये सोचा कि उसे कहाँ पर रख दिया जाए, इसी पोजीशन पे, किसके साथ, अल्कली मेटल्स के साथ। अल्कली मेटल्स के साथ। इज इट क्लियर? लेकिन ये उस टाइम पे जज नहीं किया जा पा रहा था। क्या सबको बात समझ में आई? यस हाँ सर। सर वहीं पर क्यों पोजीशन फिक्स कर दी गई? हाँ, उसकी वो अभी बता अपन दो। जो नेक्स्ट टेबल पढ़ेंगे ना बेटा, उसमें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वही क्यों फिक्स कर दिया ना। तो थोड़ा सा एटॉमिक मास की वजह से। नहीं बेटा, एटॉमिक नंबर की वजह से, अभी अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। देखिए एग्जाम में मुझे कैसे याद रहेगा, मुझे ना ये जो हेडिंग्स मैंने जो लिखी है ना, इससे मुझे याद होंगे हर पॉइंट। ठीक है, जैसे पहला हम लोगों ने क्या लिख लिया, पहला वाला हमने देखा था आइसोटोप का पोजीशन, फिर हमने देखा हाइड्रोजन का पोजीशन, किसका माई गई है, ठीक है, हाइड्रोजन का पोजीशन, फिर यूनिफॉर्मिटी है ना, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा था ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। इज इट क्लियर? तो बोलिएगा मत। ये हो गए इसके डीमेरिट्स। अब नेक्स्ट पर्सन आता है जिसका नाम है हेनरी मोसेली। ठीक है, ये वो फाइनल पर्सन है जो क्या करेगा, जो पूरी थ्योरी को अब चेंज कर देगा। और इसने क्या किया वो बता दूं। अब तक सारे लोग क्या सोच रहे थे, किसके स्टडी करेंगे, एटॉमिक मास। ये वो पहला पर्सन है जिसने बोला कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर जो है ना वो बेसिक प्रॉपर्टी है। सबको समझ में आई बात? अच्छा। और इसने जो रूल था, जो मेंडलीव का रूल था, वो क्या था कि पीरियोडिक, सॉरी, जो मेंडलीव का रूल था वो क्या था कि जो भी एलिमेंट है उनके जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे। लॉ को इसने चेंज कर दिया और सिर्फ एटॉमिक मास हटा के वहां पर क्या लिख दिया, एटॉमिक नंबर। प्रीवियस वाला हम लोगों ने लिखा था पीरियोडिक लॉ, याद है इसको क्या बोला, पीरियोडिक लॉ। इसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और चेंज क्या हुआ, जहां पर मास था वहां पर एटॉमिक नंबर आ गया। अब हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, या टोटल नंबर ऑफ या तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं इसलिए आइडियली हम लोग बुक्स के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बोथ द डेफिनेशंस आर करेक्ट। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब इसने क्या किया, ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स, ज्यादातर जो लिमिटेशंस थे किसके, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के, वो क्या हो गए थे, रिमूव हो गए थे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट इज properties of the element are the periodic function of their atomic numbers। ठीक है, और अगर अपने को सिर्फ पीरियोडिक लॉ की बात करना है तो नंबर हटेगा और वहां पर क्या आ जाएगा, मास। एटॉमिक मास। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आएगा स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो वी शुड नो व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सबको यहाँ तक क्लियरली बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब यहाँ ना मैं रुक जा रहा हूँ और तो ऑल ऑफ अ सडन लेक्चर खत्म हो जाता है, सब ब्लैंक हो जाता है। यस सर। यहाँ रुक जाते हैं हम, आगे हम लोग कल रीड करेंगे। ठीक है, आज मैंने टेक्स्ट बुक बिल्कुल नहीं रीड की, एक्सपेक्टिंग कि आप लोग घर पे उसको रीड करें प्लीज। ओके, मैसेजेस नहीं आ रहे थे, अब से अटेंडेंस के मैसेज भी आएंगे और साथ ही में आपको लेक्चर रिमाइंडर भी आ जाएगा कि 10 मिनट बाद लेक्चर चालू होने वाला है, सो गेट इन टच। हाँ ठीक है,
और जो पहले एरर हो रहा था ना, वो बहुत सारे जो है वो एब्सेंट हो जाता था, तो वो हाँ नहीं सर। होगा अब इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप जितने भी हाँ अटेंडेंस सर। प्रॉपर ही लगेंगे। ठीक है, ओके सर। डाउट सर। आता है तो प्लीज मुझसे पूछिए। कल हम लोग इसके आगे का हिस्सा यस सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाँ पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह सर मतलब जो ये हाँ मसीरा बोलो। सर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से रिलेट करता होगा ना देन? हाँ मिलता जुलता है, लेकिन अलग है। टेक्स्ट बुक में तुम डायग्राम देखोगे तो अलग दिखेगा। हाँ सर, वो उसका टेबल अलग है। हाँ उसका टेबल थोड़ा और बड़ा है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है, सर अगर फिर अभी आगे जो फिर में सर इसके बाद भी तो एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो गए उसके लिए भी अलग से नहीं अभी प्लेसेस जो है? टेबल आ गया है ना, अभी जो टेबल आ गया है ना, हाँ फाइनल टेबल है, सालों से वही चल रहा है और वर्ल्ड वाइड। ठीक है, देन से मतलब इन फ्यूचर अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो तो फिर वो उसके अंदर अकोमोडेशन है, उसको इजीली वहां पर प्लेस किया जा सकता है। ओके सर।